हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू रोबंस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बहुत ही ज़्यादा फेमस नोवेल जिसका नाम है प्राइड एंड प्रेजुडिस और जिसको लिखा है जेन ऑस्टन ने। आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे और इसके बारे में सारे जो डिटेल्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो जेन ऑस्टन कौन है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसका पूरा फुल वीडियो यहाँ पर आई बटन पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप उनके बारे में फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्लीज़ वीडियो का एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये जो पूरा प्राइड एंड प्रेजुडिस है इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट में हम लोग सिर्फ कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, अबाउट द नॉवलिस्ट बात करेंगे, एंड सेकंड वाले में हम लोग बात करेंगे प्लॉट के बारे में और समरी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं। और ये जो एक्चुअली नॉवल है सभी के लिए आप यूज़ कर सकते हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट और ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन, एवरीवेयर यू कैन यूज़ दिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए सबसे पहले जान लेते हैं अबाउट द नॉवलिस्ट। अगर हम लोग नॉवलिस्ट की बात करें तो आपको पता है नॉवलिस्ट कौन है, जेन ऑस्टन है। ठीक है, जेन ऑस्टन के बारे में आपको पहले ही बताया कि सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, उनका इंट्रोडक्शन। बिकॉज जेन ऑस्टन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सो जेन ऑस्टन वाज अ मेजर इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ रेजेंसी पीरियड। रेजेंसी पीरियड क्या होता है इसके बारे में मैं आपको अभी इसी स्लाइड में यानी कि इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। ही वॉज बॉर्न इन 1775। आपको ये चीज़ याद रखना है, 1775 में उनका वो पैदा हुई थी एंड हैम्पशायर इंग्लैंड में। एंड सी बेस्ट नोन फॉर हर रियलिस्टिक पोर्ट्रेल ऑफ मिडिल क्लास इंग्लिश लाइफ, यानी कि मिडिल क्लास लोगों का, इंग्लिश में यानी ब्रिटिश लोगों का जो मिडिल क्लास लाइफ था उनको पोर्ट्रे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, क्योंकि उनका जो पोर्ट्रेयल होता था दैट वाज रियलिस्टिक। ठीक है, बहुत ही रियलिटी आपको देखने को मिलती है। यू कैन रिलेट टू दैट पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर वेयर द नोवेलिस्ट इज ट्राइंग टू represent the society exactly it was, the way it was. So most of her novels were published anonymously during her lifetime. ठीक है, she never married, मतलब उनकी शादी नहीं होती है, वो मैरिज के बॉन्डेशन में नहीं जाती हैं और डोमेस्टिक लाइफ ही जीती हैं। शी डाइड ऑन 18 जुलाई 1817। और आपको इनकी डेथ ईयर भी याद रखना है, क्योंकि जो रेजेंसी पीरियड है और ये जो नोवेल आप पढ़ रहे हो, ये दोनों का इनके बर्थ ईयर से और इनके डेथ ईयर से बहुत ही ज़्यादा क्या है, गहरा रिलेशन है, जो आपको आगे पता चलेगा। और कब उनका डेथ होता है, सी वॉज ओनली 41, यानी कि वो यंग थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा एजिड नहीं हुई थी, 41 के एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। हर नोवेल्स फोकसेस ऑन लव, मैरिज, वुमेंस पोजीशन एंड सोशल क्लास। सोशल क्लास यानी मिडिल क्लास, हायर क्लास, लोअर क्लास, इन सारी चीज़ों को उनका नोवेल अच्छे से रिप्रेजेंट करता है हमारे बीच, जो विक्टोरियन एरा में एक्चुअली फेमस था। She used irony, wit and satire to criticize social conventions. वो आयरनी, विट और सटायर, ये तीनों चीज़ों का यूज़ करती है सोशल कन्वेंशंस यानी सोसाइटी के कन्वेंशनल थॉट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। हर मेजर वर्क्स इंक्लूड प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड एम्मा। तो ये सारे नॉवेल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। टुडे सी इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो व्हाट इज़ रेजेंसी पीरियड? रेजेंसी पीरियड क्या है? तो जो वर्ड रेजेंसी है ये तब मतलब इस पीरियड का नाम रेजेंसी इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जो प्रिंस है, ओके, यहाँ पे जो प्रिंस रहता है, जब उनके फादर सिक हो जाते हैं तो उनकी जगह पे एज रेजेंट वो काम करते हैं, मतलब उनकी जगह पे कार्यवाहक के तौर पे काम करते हैं इन हिज फादर्स प्लेस। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेजेंसी पीरियड। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा जानना है आप इस स्लाइड को देख सकते हो, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब गो थ्रू कर लेता हूँ, ज़्यादा एक्सप्लेन तो करूँगा नहीं इसको, because it is not too much important. Regency period refers to a phase in British history from 1811 to 1820. अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि ईयर्स को आपको याद रखना है। 1775 में पैदा हुई थी जेन ऑस्टन एंड 1817 में आई थिंक उनका डेथ होता है, राइट। 1817 में उनका डेथ होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1817 में उनका डेथ होता है और 1775 में वो पैदा हुई हैं।
और जब उनका डेथ होता है, सी वॉज ओनली 41 ईयर्स ऑफ हर एज। तो उन्होंने रेजेंसी पीरियड को क्लोजली एक्सपीरियंस किया है, यानी सी लिव्ड इन रेजेंसी पीरियड। और जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि उन्होंने रेजेंसी पीरियड के इवेंट्स को, जो सोशल स्टेटस है, सोशल कंसियसनेस है, सोशल स्ट्रक्चर है, उसको रिप्रेजेंट किया है बहुत ही रियलिस्टिक वे में। ओके, तो इट बिगैन व्हेन प्रिंस जॉर्ज रूल्ड एज प्रिंस रेजेंट फॉर किंग जॉर्ज थ्री। जब किंग जॉर्ज थर्ड सिख हो जाते हैं तो उनकी प्लेस पर जो प्रिंस जॉर्ज हैं वो रूल करते हैं फॉर 9 ईयर्स, फॉर 9 ईयर्स। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द रेजेंसी पीरियड। यहाँ पे स्ट्रिक्ट सोशल मैनर्स हमको देखने को मिलता है, क्लास कॉन्शसनेस देखने को मिलता है। क्लास कॉन्शसनेस मीन्स लोग बहुत ही ज़्यादा अवेयर थे कि हमको सिर्फ हायर क्लास के, अगर मैं हायर क्लास का हूँ तो मैं सिर्फ हायर क्लास के लोगों से बात करूँगा, जो मिडिल क्लास है सिर्फ मिडिल क्लास के पार्टीज़ में जाएगा या फिर उनके साथ रिलेट करेगा, रिलेशन में रहेगा। वट एवर थिंग्स वॉज रिलेशन, फैमिली, सब क्लास कॉन्शसनेस पर बेस्ड थे। उसके बाद फिर मैरिज बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता था उस टाइम, और अगर मैरिज है तो वहाँ पर सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा है उसकी शादी होगी, और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी शादी नहीं होती थी। लोग उसको प्रेफर नहीं करते थे ज़्यादा। अब शादी नहीं होती थी ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकता, लेकिन लोग उसको प्रेफर नहीं करते थे। सोसाइटी वैल्यूड पोलाइटनेस। अब इस वक्त सोसाइटी में पोलाइटनेस, एटिकेट और जो मोरालिटी है, इन सारी चीज़ों को वैल्यू किया जाता था। लिटरेचर जो यहाँ पर है ये एवरीडे लाइफ को रियलिस्टिक तरीके से रिप्रेजेंट करने में ट्रस्ट करता था, विश्वास रखता था। एंड इसी एज में ये जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, इसको लिखने का ख्याल आता है जेन ऑस्टन को, और वो ये नोवेल लिखती हैं। नॉवेल्स में ज़्यादातर जो लिटरेरी डिवाइसेस की बात करूँ तो आयरनी एंड सैटायर का यूज़ किया जाता था सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। ठीक है, अब आयरनी और सैटायर, इसके बारे में मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अभी मेजर कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेजर कैरेक्टर्स को देखकर इस वीडियो को एंड करेंगे। और उसके बाद फिर मतलब अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, आप यू विल गेट एन आइडिया, एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेजर कैरेक्टर्स के बाद डिस्कस करना होता है हमें प्लॉट एंड समरी, तो समरी को हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हमको फ़िलहाल मेजर कैरेक्टर्स को देखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलिजाबेथ बेनेट और फिट्जविलियम डार्सी, ये दोनों को आपको याद रखना है बिकॉज दे आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द नोवेल। मेजर कैरेक्टर्स में भी मेन कैरेक्टर्स बोल सकता हूँ इस नोवेल का। तो एलिजाबेथ बेनेट जो है यहाँ पर आपको प्रेजुडिस को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आती हैं। ठीक है, और जो डार्सी हैं यहाँ पर आपको प्राइड को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, दैट्स वाई द नोवेल इज़ प्राइड एंड प्रेजुडिस। प्राइड एंड प्रेजुडिस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नोवेल एंड डायनेमिक कैरेक्टर, एलिजाबेथ बेनेट कौन है? तो प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल की, और एक डायनेमिक कैरेक्टर है, बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड कैरेक्टर है, इंटेलिजेंट है, विटी है, और मॉरली इंडिपेंडेंट कैरेक्टर के रूप में इनको कैच किया गया है, इनको रिप्रेजेंट किया गया है। हर प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी अराइजेज फ्रॉम फर्स्ट इंप्रेशन। जब पहली बार डार्सी से मिलती हैं, जब वो पहली बार डार्सी से मिलती हैं तभी से उनका प्रेजुडिस अराइज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब प्रेजुडिस होता है गलत इंटेंशंस क्रिएट कर लेना, या फिर एक गलत नज़रिया क्रिएट कर लेना किसी के बारे में। अगर किसी के बारे में कोई अफवाह है तो एक इमेजनरी ट्रस्ट उस पर गेन कर लेना कि वो बिल्कुल सही है, या किसी के बारे में एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव बना लेना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजुडिस। तो डार्सी जब फर्स्ट टाइम उनसे मिलता है तभी एलिजाबेथ बेनेट क्या करती हैं, प्रेजुडिस बनाना स्टार्ट कर देती हैं। स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी। ठीक है, उनके बारे में नेगेटिव पर्सपेक्टिव उनके माइंड में तब से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डार्सी जब पहली बार मिलते हैं तो वो प्राइड को रिप्रेजेंट करते हैं और अपना प्राइड दिखाते हैं। यानी कि जब वो पार्टी में मिलते हैं एक दूसरे से, और इसके एक फ्रेंड होते हैं जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बिंगली। मिस्टर बिंगली जब इसको बोलते हैं कि डांस करने के लिए एलिजाबेथ बेनेट से, तो ये उनको बोलते हैं सी इज़ नॉट वेरी वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ जस्ट टॉलरेबल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी होती है देखने में, लेकिन फिर भी इनको बुरा लगता है, और ये सुनती है जब इस बात को, तो इसको बहुत बुरा लगता है कि मिस्टर डार्सी ने
किस तरीके से इट्स लाइक इग्नोर कर दिया इनके साथ डांस करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, उसमें पता चल जाता है कि मिस्टर डार्सी ने इनको डांस करने से, इनके साथ डांस करने से मना कर दिया। ये तो नहीं गई थी उसके पास, लेकिन उनके फ्रेंड ने ही पूछा, तो इसने मना कर दिया। और जो इसने बोला वो एलिजाबेथ बेनेट सुन लेती है, और उसके बाद उनके फर्स्ट इंप्रेशन जो उसका होता है बहुत ही ख़राब होता है। ठीक है, एंड सी रिप्रेजेंट्स अर्ली फेमिनिस्ट कॉन्शसनेस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। फेमिनिस्ट यानी कि फीमेल का क्या सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्या कॉन्शसनेस है सोसाइटी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। लास्ट में सेल्फ नॉलेज एंड मॉरल ग्रोथ दिख जाती हैं। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर्स है, दैट आर ऑल्सो मेजर कैरेक्टर्स, बिकॉज उनके बिना तो नोवेल बिल्कुल अधूरा लगता है। ठीक है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर्स मैंने बोला, दैट इज मेन कैरेक्टर इज एलिजाबेथ बेनेट एंड मिस्टर फिट्जविलियम डार्सी। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ कैरेक्टर्स हैं, जेन बेनेट, मिस्टर बेनेट, मिसेस बेनेट एंड लीडिया बेनेट। जेन बेनेट और लीडिया बेनेट बहन होती हैं एलिजाबेथ बेनेट की, यानी देयर आर 5 सिस्टर्स। और जेन जो है वो एल्डर सिस्टर होती है, और लीडिया जो है यंगेस्ट सिस्टर होती है। ठीक है, और जो एलिजाबेथ है वो बीच में रहती है कहीं। तो मिस्टर मिसेस बेनेट जो है मदर होती हैं बेनेट डॉटर्स की, और ऑब्सेस्ड विथ मैरिज एंड सोशल सिक्योरिटी। वो एक इस तरीके की होती हैं जैसे कि आपको अभी देखने को मिलेंगी हमारी सोसाइटी में, जो बहुत सारी लेडीज़ आपको देखने को मिलेंगी जिनका एक थॉट होता है कि इस मैरिज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और शादी के अलावा दुनिया में कुछ रखा ही नहीं है। ठीक है, एंड सोशल सिक्योरिटी की बात होती है। तो नैरो माइंडेड है एंड ऑफन वल्गर इन बिहेवियर। कभी कभी इनका ये बिहेवियर वल्गर भी होकर रिप्रेजेंट होता है। एक्ट्स एज कॉमिक फिगर एंड सोशल सटायर। यहाँ पर सोशल सटायर और कॉमिक फिगर का जो सिम्बोलिज्म है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जेन बेनेट की। तो जेन बेनेट एलिजाबेथ की सिस्टर है, एल्डर सिस्टर है, बहुत ही जेंटल है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बहुत बार आपको नोवेल में ही आपको देखने को मिलता है कि इसकी माँ जो मिसेस बेनेट है, इसको मेन कैरेक्टर यानी कि जो एलिजाबेथ बेनेट है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल कंसिडर करती है, और बोलती भी हैं एलिजाबेथ को कि तुम कितने भी अच्छे से तैयार हो लो, तुम जेन जेन की तरह सुंदर नहीं दिख सकती हो। ठीक है, सिंबल ऑफ आइडियल फेमिनिटी एंड गुडनेस। जो एक आइडियल फेमि और उसको जैसा होना चाहिए, और एक कैसा गुड बिहेवियर, गुड नेचर का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं जेन बेनेट। और एलिजाबेथ का जो क्रिटिकल इंटेलिजेंस है उसके कंट्रास्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, मिस्टर बेनेट जो है फादर हैं, यहाँ पे मदर हो गया है
मिसप्रिंट है, यहाँ पे फादर होगा, फादर ऑफ मैनी डॉटर्स। इंटेलिजेंट है, सरकास्टिक है एंड डिटैच्ड फादर। डिटैच्ड फादर का मतलब होता है फादर तो है लेकिन उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, वो बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, उसी घर में रहते हैं लेकिन अलग रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है अपने फैमिली से। कभी कभी उनका अपीयरेंस देखने को मिलता है इस नोवेल में। आयरनी के थ्रू वो सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आते हैं। और पैसिव कैरेक्टर है, यानी पैसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव कैरेक्टर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पेरेंटहुड यहाँ पर शो नहीं होता है, क्योंकि वो पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉस्टर करते हुए नहीं दिखाए जाते हैं। ही फेल्स इन पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस होने के बाद भी। लीडिया बेनेट है, यंगेस्ट बेनेट डॉटर है और रेकलेस इमेच्योर है। रेकलेस और इमेच्योर का मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा समझदार नहीं है, और क्योंकि छोटी है तो बचपना उसके अंदर भरा हुआ है। और अनकंट्रोल्ड पैसन एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ पर अ, इनके थ्रू सिंबलाइज किया गया है कि किस तरीके से पैशन और जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि बहुत ही मतलब अजीब तरीके का कैरेक्टर इनका है कि बचपना है, बहुत सारे जिसको भी ये देखती हैं, ठीक है, उनके लिए इनके मन में प्यार आ जाता है और शी ट्राइज टू गेट अटेंशन ऑफ दैट पर्सन। हर एलोपमेंट एक्सपोजेस सोशल डेंजर्स फॉर वुमेन। नेक्स्ट कैरेक्टर्स है, मोर मेजर कैरेक्टर्स की बात करते हैं। मिस्टर कॉलिन यहाँ पर आते हैं और एक तरीके का ये हिपोक्राइट होता है भाई, मतलब जब इनका अपीयरेंस होता है नोवेल में तो ऐसा दिखाया जाता है कि एक्चुअली मिस्टर कॉलिन्स जो है बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बट ये बहुत ही अच्छा नहीं होता, ये हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करने लगता है पूरे नोवेल में। एक्चुअली क्लर्जी मैन होता है, और जो बेनेट स्टेट है, यानी कि उस टाइम पे एक रूल था कि जो भी स्टेट होता है वो किसी ना किसी मेल को ही हैंड ओवर किया जाता है, पूरा मालिकाना हक अपने ज़मीन जायदाद का वो किसी मेल को ही हैंड ओवर किया जाएगा। तो ये क्लर्जी मैन जो है बहुत दूर का रिश्तेदार रहता है बेनेट का, बेनेट फैमिली का। तो ये एक्चुअली उत्तराधिकारी बन के, हायर बन के आता है यहाँ पर इस स्टोरी में। उसके बाद मिस्टर चार्ल्स बिंगली, जैसा मैंने आपको बताया था, मिस्टर डार्सी और मिस्टर बिंगली दोनों फ्रेंड होते हैं एक दूसरे के। ये बहुत ही, ये भी वेल्दी है और चीयरफुल है, सोशिएबल जेंटलमैन है, यानी कि एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता है सोसाइटी के साथ, क्लास कॉन्शसनेस नहीं इसके अंदर। ये बहुत ही पोलाइट है, जेनरस है एंड इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा दूसरों के बातों में आने वाला है, दूसरों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। रिप्रेजेंट्स गुड नेचर विदाउट प्राइड, के पास भी पैसा है लेकिन ये प्राइड को रिप्रेजेंट नहीं करता है, गुड नेचर को रिप्रेजेंट करता है। हिज लव फॉर जेन हाईलाइट्स आइडियल रोमांटिक अफेक्शन, ये जेन का पार्टनर बनता है आगे चल करके, ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उसके बाद फिर पूरा स्टोरी आगे बढ़ता है। और यहाँ पर जो मिस्टर कॉलिन्स है, ये इनके दरबार में, यानी लेडी कैथरीन डी बर्ग के दरबार में होता है। इनका भी कैरेक्टर्स बीच बीच में आता है, बहुत ही हाईली वी कैन से प्राउडली इनके कैरेक्टर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। एरिस्टोक्रेटिक होती हैं और इनका एक दो बार मुलाकात भी होता है एलिजाबेथ बेनेट के साथ। और ये जो मिस्टर कॉलिन्स हैं, ये इनके घर इनके दरबार में, यानी कि इनके कोर्ट में काम करते हैं, ठीक है। और डार्सी के मैरिज को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं जब डार्सी का मैरिज होने वाला होता है एलिजाबेथ बेनेट से। और इसको बहुत ही ज़्यादा घमंड है अपने रैंक का, अपने वेल्थ का, ठीक है। सिंबल ऑफ रिजिड क्लास प्रेजुडिस एंड टायरनी, जो भी हो। नेक्स्ट है मिस कैरोलाइन बिंगली, ये जो है ये सिस्टर होती हैं मिस्टर चार्ल्स बिंगली की, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड होती नेचर की होती हैं, क्योंकि सोशल कॉन्शसनेस जिसके भी अंदर है वो प्राउड नेचर का ही होता है। ऑब्सेस्ड विथ सोशल स्टेटस इन क्लास सुपीरियोरिटी, मतलब इसी के अंदर खोई रहती है कि हमारा सोशल स्टेटस इतना हाई है, क्लास सुपीरियोरिटी, क्लासेस में सबसे ज़्यादा, हायर क्लास में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लाइक पावरफुल हमको रिप्रेजेंट करना है खुद को। तो डिसलाइक्स एलिजाबेथ ड्यू टू जेलसी, एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं करती है क्योंकि जेलसी की वजह से। सिंबल ऑफ फॉल्स जेंटिलिटी एंड क्लास एरोगेंस, इनको ऐसे प्रेजेंट किया गया जेंटिलिटी के नाम पे, फॉल्स जेंटिलिटी को रिप्रेजेंट करती है, दिखावा करती है, बस वो जेंटल होती नहीं है। उसके बाद चार्ल्स लुकस है,
सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल फ्रेंड ऑफ एलिजाबेथन होता है। ये लास्ट में शार्लेट जो है शादी कर लेती है मिस्टर कॉलिन के साथ, क्योंकि मिस्टर कॉलिन का बिहेवियर उनको पसंद आता है। ठीक है। और सिक्योरिटी, क्योंकि वो वेल्दी होता है और रिलेटेड टू द कोर्ट ऑफ लेडी कैथरीन डी बर्ग, रिप्रेजेंट रियलिस्टिक फीमेल सर्वाइवल इन सोसाइटी। और ये सोसाइटी में जो फीमेल का सर्वाइवल है उसको रिप्रेजेंट करती है कि कैसे उस टाइम में सोसाइटी में जो फीमेल है उनको एक ऐसा हस्बैंड चाहिए होता है, ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है जो उसको सिक्योरिटी और वेल्थ दोनों प्रोवाइड करे। ठीक है। और एलिजाबेथ का जो आइडियल है, जो उसका थॉट प्रोसेस है, तो उसको एकदम ये कंट्रास्ट करती है, उसके अपोजिट अपने आप को रिप्रेजेंट करती है। नाउ मिस्टर जॉर्ज विकहम हैंडसम है और बहुत ही डिसीटफुल ऑफिसर है, यानी कि अफवाह फैलाता है। और जो प्रेजुडिस है एलिजाबेथ बेनेट का अगेंस्ट मिस्टर डार्सी, उसमें ये और हेल्प करता है कि भाई तुम और ज़्यादा प्रेजुडिस उसके बारे में बनाओ। और ये बहुत सारी चीज़ें उसको बताता है जो अफवाह होती हैं। हिपोक्रिटिकल होता है, सेल्फिश होता है, मॉरली करप्ट होता है। मॉरली करप्ट इंसान है ये, और गलत सलत बातें एलिजाबेथ को बताता है डार्सी के बारे में और उसको मिसलीड करता है। ठीक है। रिप्रेजेंट अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, जो अपीयरेंस है इसका और जो रियलिटी है दोनों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। जॉर्जियाना डार्सी, ये जो है डार्सी की सिस्टर होती हैं। ये इनोसेंस और रिफाइनमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और जो जहाँ पर आपको देखने को मिलता है डार्सी का मोरल अपब्रिंगिंग है इस तरीके का है, उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं। और कंट्रास्ट लीडियाज रेकलेसनेस, उसको पता है कि लीडिया जो है एक्चुअली, आपने यहाँ पर देखा होगा लीडिया बेनेट्स बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, रेकलेस होती है और इमेच्योर होती है, हड़बड़ी में रहती है हमेशा, इसको कोई सेंस नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, कि बहुत ही ज़्यादा पार्टी है हाई क्लास का भी, वहाँ पर भी ऐसी हरकतें करती हैं जिससे कि लोगों को परेशानी होती है। तो उसके कंट्रास्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती हैं जॉर्जिना डार्सी। इनका पिक्चर यहाँ पे लग गया है, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई थिंक यू वुड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं जल्द ही आपके सामने के समरी के साथ आता हूँ। ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग इंग्लिश।